नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हब में। एक बार फिर से मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज़ पार्ट 31 के बारे में। मित्रों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। बोनस क्वेश्चन था पार्ट 30 में, 30वें भाग में मैंने बोनस क्वेश्चन पूछा था, स्कर्वी कॉज्ड बाय, स्कर्वी नामक रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी के कारण होता है। आंसर सही दिए हैं आपके नीतीश प्रकाश ने और जितेंद्र मिश्रा ने। धन्यवाद आप लोगों का, आपके आंसर बिल्कुल सही थे। विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। उसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड आप नोट भी कर सकते हैं, आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। एसिड, इसके कारण विटामिन सी की कमी हो जाती है और हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी मिलता किसमें है, इसके स्रोत की बता दूं अगर मैं, तो इसका स्रोत होता है आंवला। सबसे बड़ा स्रोत होता है आंवला। संतरा, नींबू जो खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है द केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर द आर्टिफिशियल रेनसेज। तो कृत्रिम वर्षा होती है, उसे करवाने के लिए कौन से केमिकल का प्रयोग करते हैं, कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा, आपको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि कई बार ये रिपीट हो चुका है, कई बार पूछ चुका है एंट्रेंस एग्जाम्स में और कंपटीशन एग्जाम्स में भी। क्वेश्चन नंबर 2 है विच प्लेनेट हैज शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम ऑन इट्स एक्सिस। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर, अक्ष से मतलब है अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, सबसे जल्दी एक चक्कर लगा लेता है? ऑप्शन है मरकरी, जिसे हम बोलते हैं बुध ग्रह, अर्थ पृथ्वी, जुपिटर बृहस्पति ग्रह या फिर वीनस जिसे बोलते हैं शुक्र ग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाता है जुपिटर। जो बृहस्पति ग्रह है वो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। बुध की बात करूं, मरकरी की बात करूं, तो यह सूर्य का सबसे पहले चक्कर लगाता है। सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाता है मात्र 88 दिन में। 88 दिन में सूर्य का एक सबसे तेज चक्कर लगा लेता है, सबसे पहले चक्कर लगा लेता है अन्य ग्रहों से। और यह सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है। अगर सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह की बात करें तो बुध होगा। यहाँ पर तापांतर सबसे अधिक होता है, तापांतर सबसे अधिक होता है बुध पर। तापांतर से तात्पर्य है दिन में तापमान को सबसे अधिक, दिन में और रात में तापमान का जो अंतर निकलता है वो सबसे अधिक होता है बुध ग्रह पर। अर्थ आपको पता ही होगा, हमारी प्यारी पृथ्वी नीला ग्रह है और जीवन के योग्य है, जीवन के योग्य है, आपको पता ही होगा। जुपिटर बृहस्पति ग्रह आपको बताया मैंने, यह अपने अक्ष पर सबसे तेज चक्कर लगा लेता है। फिर आता है वीनस। वीनस से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं, सबसे चमकीला तारा है, इसका तापमान सबसे अधिक है। वीनस का तापमान या शुक्र का तापमान सबसे अधिक है, सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा, सुबह का तारा इसे हम बोलते हैं। और ये पृथ्वी का भगनी ग्रह भी बोला जाता है, पृथ्वी का भगनी ग्रह। क्वेश्चन नंबर 3 है फोबोस एंड डीमोस आर द 2 सैटेलाइट्स ऑफ विच प्लैनेट। तो फोबोस और डीमोस नामक उपग्रह हैं, भी किस ग्रह के हैं, किस ग्रह के उपग्रह के नाम फोबोस और डीमोस हैं? ऑप्शन है जुपिटर जिसे हम बोलते हैं, बृहस्पति, अर्थ, मार्स और मून। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मार्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योग्राफी की दृष्टि से बात करें तो फोबोस और डीमोस कई बार रिपीट हो चुका है। फोबोस डीमोस उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो ये होते हैं मार्स के या फिर मंगल ग्रह के। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डीमोस। मून तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। देखिए मून होता है, मून खुद में एक उपग्रह है, और ये उपग्रह किसका है? अर्थ का। अर्थ हमारी प्यारी पृथ्वी का एक चंद्रमा है, एकमात्र चंद्रमा जिसे हम बोलते हैं मून। और मार्स पर, आपके मंगल ग्रह पर ही, आपके मंगल ग्रह पर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मंगल ग्रह पर ही है। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी बोलते हैं, वहां पर जो आयरन ऑक्साइड है उसकी अधिकता है, इसके कारण हम उसे लाल ग्रह भी बोलते हैं, देखने का लाल लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका सीए पर है, करंट अफेयर्स पर आधारित है। पेंगोंग लेक इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो पेंगोंग झील है वो कौन से इंडियन स्टेट या टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो आपको पता ही होगा। देखिए पेंगोंग लेक इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है, देखिए चाइना का और इंडिया का यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है बहुत ही बड़े पैमाने पर इंडिया का, क्योंकि दोनों की सेनाएं, फौज आमने सामने हैं, डिस्प्यूट बन जाता है। अब ऐसी चीज़ें जब हाईलाइट होती हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। आपको पता ही होगा, अब हो सकता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह खुल जाएं और एंट्रेंस एग्जाम और कंपटीशन के एग्जाम कराने की शुरुआत हो जाए। यूपीएससी ने तो अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है कब एग्जाम होगा। तो इसी की वजह से जो आपकी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है पेंगोंग लेक के बारे में।
तो उसका सही उत्तर हो जाता है लद्दाख। लद्दाख रीजन में, लद्दाख क्षेत्र में पैंगोंग लेक है। लद्दाख है क्या, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। देखिए धारा 370 पहले से हटाया था तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सेपरेट कर दिया था। पहले जम्मू और कश्मीर में आता था लद्दाख, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों को यूटी बना दिया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया है। प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है द टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इज लिस्टेड इन विच लिस्ट। जो कृषि आय, जब हम कृषि से आय पैदा करते हैं, कृषि पर आय लगती है, कृषि से जो आय होती है उस पर जो कर लगता है, कर लगाया जाता है। कुछ फसलें होती हैं इन पर कर नहीं लगता है, कुछ पर लगता है। तो वह कर कौन सी लिस्ट में दिया गया है, कौन सी लिस्ट में दिया गया है? लिस्ट से तात्पर्य मैं आपको बता दूं, देखिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल, पिछले वीडियो में मैंने बताया था 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची, उसमें केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। जैसे पुलिस आ गई, राज्य के अंडर में आ गई, सीबीआई, एनआईए, ईडी और मिलिट्री है वो केंद्र के अंडर में है। तो इसी तरह से शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है जिससे कि टकराव ना हो, आपस में टकराव ना हो। मैं बोलूं कि पुलिस मेरे अंडर में है और केंद्र बोले पुलिस मेरे अंडर में है, राज्य बोले पुलिस मेरे अंडर में है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए 3 नई लिस्टें बना दी हैं, जिसमें एक लिस्ट आती है यूनियन लिस्ट जिसे हम बोलते हैं संघ सूची, स्टेट लिस्ट जिसे बोलते हैं राज्य सूची, और कंकरेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं समवर्ती सूची। ग्लोबल लिस्ट नाम की कोई लिस्ट होती नहीं है। तो इसी से बेस्ड आपका क्वेश्चन है कि जो कृषि आय होती है उस पर कौन कर लगा सकता है, तो उसका सही उत्तर होता है स्टेट लिस्ट। ये स्टेट लिस्ट में आता है या राज्य सूची में आता है, राज्य सूची में आता है, राज्य सूची में आता है। और जो कंकरेंट लिस्ट है इसकी बात करें तो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची। अब प्रश्न यहाँ से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर सकते हैं। समवर्ती सूची कहाँ से अडॉप्ट करी गई है हमारे संविधान में, तो उसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है। अब समवर्ती सूची होती क्या है? समवर्ती सूची में वो विषय डाल दिए जाते हैं जिसमें ना तो केंद्र ने कानून बनाया है और ना राज्य ने बनाया है, इनमें शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है। कहने का मतलब समवर्ती सूची जैसे मान लीजिए, अब इसमें मैंने XYZ मैंने मान लीजिए ए सब्जेक्ट है कोई, इसमें मैंने कानून नहीं बनाया है, समवर्ती सूची में पढ़ा है। अगर केंद्र सरकार इस पर कानून बना दे तो यह स्टेट लिस्ट या स्टेट लिस्ट में नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है राज्य इस पर कानून नहीं बना सकती। समवर्ती सूची में अपशिष्ट विषय आते हैं जो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे शिक्षा किस क्षेत्र में आती है? केंद्र और राज्य दोनों के। प्रश्न नंबर 6 है हु अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संविधान संशोधन कौन पारित करता है? संविधान संशोधनों को कौन अप्रूव करता है? ऑप्शन है राज्यसभा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सेबी, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट कर लीजिए इसे। सेबी किस पर नजर रखता है? सेबी रखता है शेयर मार्केट है हमारा, सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह, उस पर नजर कौन रखता है? सेबी। बाहर से जो वित्तीय लेन देन होता है उस पर सब नजर रखता है सेबी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारित करता है राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पारित करता है। यह दिया गया संविधान के 368वें आर्टिकल में। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई है, जो कि आती है भाग 20 में, संविधान के भाग 20 में। प्रश्न नंबर 7 है आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड हु वाज मेड द नेक्स्ट नवाब। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। जो प्लासी की जंग हुई थी उसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और उस अगला नवाब किसे बनाया था? देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था और सिराजुद्दौला लड़ रहा था। सिराजुद्दौला, इसका पहले सही आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर इसका सही आंसर हो जाएगा। मीर जाफर को सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना दिया गया था बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हो रहा था, तो सिराजुद्दौला समझे थे कि मीर जाफर उनका साथी है या उनका बडी है या फिर उनके साथ उनका सपोर्ट करेगा। लेकिन मीर जाफर ने उसे धोखा दे दिया, सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और वह अंग्रेजों से जाकर मिल गया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की मृत्यु हुई। सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब बना दिया गया, जो कि शर्त थी अंग्रेजों के साथ। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था? ये हुआ था 25 जून, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 25 जून 1757 को 25 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है शेरशाह सूरी डिफीटेड विच मुगल एम्परर।
शेरशाह सूरी ने किस मुगल एम्परर को, किस मुगल बादशाह को हराया था? एक बार नहीं, बार बार हराया था। ऑप्शंस हैं हुमायूं, तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। जो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, 2 बार हराया था। कब? 1539 में एक बार हराया था, 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध नोट कर लीजिए, चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी। फिर दूसरा युद्ध हुआ था 1540 में। 1540 में हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। अगर कन्नौज के युद्ध की बात करें या बिलग्राम के युद्ध की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, जिसमें भी हुमायूं की हार हुई थी और हुमायूं को भागना पड़ गया था। हुमायूं ने घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया था। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और 1540 से अपनी मृत्यु तक 1545 तक शासन किया था दिल्ली पर, अपनी मृत्यु तक। जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो दिल्ली का शासक बना रहा। अब शेरशाह सूरी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है? शेरशाह सूरी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? मकबरा कहाँ है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये बोनस क्वेश्चन नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल। देखिए, सर्च करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको कुछ नॉलेज मिल जाए। अगर आप शेरशाह सूरी सर्च करेंगे तो उसके बारे में जितना भी है, उसका जीवनी, उससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके कवर हो जाते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? ये भी शेरशाह सूरी द्वारा करवाई गई थी। नादिर शाह कौन था? नादिर शाह था पीकॉक थ्रोन, जो कि मयूर सिंहासन था, उसे लूटने वाला। वह लूट के ले गया था ईरान, जिसे हम बोलते थे पहले फारस। ईरान क्षेत्र को हम फारस बोलते थे। ईरान लूट के ले गया था, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। फिर प्रश्न नंबर 9 है, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई वस्तु है, मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, अगर किसी वस्तु है, कोई गति कर रही है वस्तु, और हम गति की दिशा में ही बल लगा दें तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए एक पहिया है, इधर को गति कर रहा है एरो की तरफ को, जिधर को तीर है इधर गति कर रहा है, हमने पीछे से और बल लगा दिया। जैसे मान लीजिए साइकिल चला रहा है कोई बच्चा, हमने पीछे से धक्का दे दिया। जब हम धक्का देंगे तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है फिजिक्स का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो हम क्या प्रभाव पड़ेगा आपको पता ही होगा, बढ़ जाएगी उसकी गति, तो इंक्रीज, उसकी गति बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, हमने आगे से आए, हमने उल्टी दिशा में धक्का लगा दिया, उल्टी दिशा में, तो साइकिल की गति क्या होगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एक्सीलरेशन उसका कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ। जो हमारे कान होता है, हमारा कान जो होता है, इस टाइप का कान होता है, वह किस आकृति का होता है? कान हमारी किस आकृति का होता है? किस आकृति का कान होता है? ऑप्शन है फ्यूनल, जिसे हम बोलते हैं कीप, प्लेट, ड्रम या डिस्क जैसा। तो उसका सही उत्तर हो जाता है फिनल, कीप की तरह होता है। कीप कैसी होती है? मैं आपको कीप बता दूं। कीप होती है इस टाइप की, आपने देखा होगा, इस टाइप की कीप होती है, इस तरह का होता है। इस तरह का कान क्या होता है? इससे प्रभाव क्या पड़ता है हमारी श्रवण शक्ति पर? इससे ध्वनि एकत्र होती है, कीप से ध्वनि एकत्र होती है, ध्वनि एकत्र होती है और हमें अधिक सुनाई देता है, एकत्र होती है और अधिक सुनाई देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फैब्रिक मेड फ्रॉम डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। किससे बना कपड़ा आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती? निम्नलिखित में से किससे बना जो कपड़ा होता है उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती? कॉटन, फ्लैक्स, सिल्क या पॉलिस्टर। देखिए, पॉलिस्टर को हम पॉलिस्टर ही बोलते हैं, एक संश्लेषित रेशा होता है। फ्लैक्स को बोलते हैं पटसन, सिल्क को आपको पता ही होगा, बोलते हैं रेशम। तो इनमें से बताना है किस पर सिलवटें जल्दी नहीं पड़ती। इस सिलवट पड़ने का सबसे मेन कारण है नमी प्लस गर्मी, नमी और गर्मी। जैसे मान लीजिए हमने कोई कपड़ा लिया, हमने उसे दबा दिया, उसे गीला करके दबा दिया और उसे हमने वैसे ही रखा रहने दिया या फिर गर्मी में रख दिया, तो उस पर सिलवटें पड़ जाएंगी, और जो पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर पर जो पानी नमी को जल्दी सोखता नहीं है, अगर सोखता भी तो बहुत जल्दी सूख जाता है और मुड़ता नहीं है जल्दी से, सिलवटें इसीलिए पॉलिस्टर पर नहीं पड़ती। देखिए पॉलिस्टर, अब मैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो खिलाड़ियों के कपड़े होते हैं
वो किसके बनाए जाते हैं? वो पॉलिस्टर के बने होते हैं। आपने देखा होगा विराट कोहली जो जर्सी पहनता है पूरी खींच देता है, तान देता है उसे, लेकिन फिर भी वो फटती नहीं है और वो उस पर सिलवटें भी नहीं पड़ती। इसका कारण है वो पॉलिस्टर के बने होते हैं। जो उनमें पसीना भी इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। उनमें पसीना, जो स्पोर्ट्स के पर्सनल के खिलाड़ी होते, स्पोर्ट्स पर्सनल होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो पॉलिस्टर के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर? लाइम वाटर को बोलते हैं चूने का पानी। और कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में हम डाल दें, चूने के पानी में प्रवाहित कर दें, तो क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और पानी दूधिया हो जाता है। दूधिया, पानी दूधिया हो जाता है, लाइम से मिल्की हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से निकालें तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शंस है एडवर्ड जेनर, नील्स बोहर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और हेनरिच हर्ट्ज। ये हर्ट्ज ने की थी ध्वनि की तीव्रता की खोज। ध्वनि की तीव्रता की खोज हर्ट्ज, तभी तो हम ध्वनि को हर्ट्ज में नापते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द राइट आंसर। जो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1945 में, 1945 में, माफ कीजिएगा 1945 में इनके लिए खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था पेनिसिलिन की खोज के लिए। प्रश्न नंबर 14 है, हु हैज वन द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक? कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा जीते हैं? सबसे ज्यादा एकल प्रतियोगिता में, जैसे मान लीजिए खिलाड़ी बहुत सारे खेलते हैं, कुछ पूरे देश के लिए जीतते हैं, कुछ एक ऐसा खिलाड़ी है इनमें से बहुत जिसने गोल्ड मेडल कम से कम 30 जीते हैं अकेले ओलंपिक में। कौन है? उसेन बोल्ट, केटी लेडेस्की, माइकल फेलप्स और चैन लॉन्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाता है माइकल फेलप्स, जो कि अमेरिका से संबंधित है, यूएसए से। इनका स्पोर्ट्स क्या था? इनका स्पोर्ट था स्विमिंग या तैराकी। इन्होंने भारत ने जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं, भारत ने कुल मिला के जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं 10, 20, 25 जो भी जीते हैं गोल्ड मेडल आज तक ओलंपिक में, इन्होंने अकेले उससे ज़्यादा जीते हैं। माइकल फिलिप्स ने अकेले उससे ज़्यादा जीते हैं और उन्होंने अब संन्यास ले लिया था। गोल गुम्बज वाज बिल्ट इन विच सेंचुरी? गोल गुम्बज किस सदी में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होता है 17th सेंचुरी, 17वीं सदी में बनाया गया था। 1656 में गोल गुम्बज का निर्माण शुरू हुआ। 1656 में बनाया गया था। बनाया किसने था? मोहम्मद आदिल का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह था, उसका मकबरा गोल गुम्बज को माना जाता है। यह है कर्नाटक के बीजापुर में। बीजापुर इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। बीजापुर में गोल गुम्बज स्थित है। इसका जो वास्तुकार था वो था दावुल का याकूत। बोनस क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रेस्पायर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो हाइबरनेशन पीरियड होता है, शीत निद्रा होती है, उसमें मेढक किससे सांस लेते हैं? ऑप्शन है ओनली हार्ट, दिल से सांस लेते हैं, दिल से मतलब हृदय से। ओनली लंग्स, फेफड़ों से सांस लेते हैं। ओनली स्किन, त्वचा से सांस लेते हैं। बोथ लंग्स एंड स्किन, फेफड़ों और त्वचा से सांस लेते हैं। हाइबरनेशन होता क्या है? हाइबरनेशन होता है, आपने देखा होगा बारिश होती है तो बहुत सारे पीले मेढक निकल आते हैं एक साथ। निकलते कहाँ से हैं? क्योंकि वो जमीन के नीचे घुस जाते हैं। जब बारिश नहीं होती तो जमीन के नीचे घुस जाते हैं, तो उसे ही हम हाइबरनेशन पीरियड बोलते हैं, शीत निद्रा बोलते हैं। सो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, तो उसमें सांस किस लेते हैं ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और आपका नाम अगली वीडियो में मैं पब्लिश करूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।